गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने इस कौटिल्य परिवार में। और आज हम, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सीईटी भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है, इस सीईटी के लिए आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ वाला जो ये बैच आपके लिए प्रारंभ किया गया है, जिसका समय मैंने आपको कल बता दिया था, उसी अकॉर्डिंग आपकी लगातार परीक्षा तक आपका ये पोर्शन जो है ये एमसीक्यू वाला चलने वाला है। सभी को गुड मॉर्निंग, जुड़े हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ें और आज के इस सेशन का अपन सफल संचालन कर पाएँ। चलिए, सबसे पहले अपन एक डिस्कस करते हैं हल्का सा, और फिर जैसा आपको बताया था उसी अकॉर्डिंग अपन बिंदु पर आएंगे और प्रत्येक बिंदु से संबंधित अपन जो है एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और आज आपको मजा आएगा कि किस तरह से साइंस को पढ़ा जाता है। आज बिल्कुल अभूतपूर्व। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले अगर मेरे से ही अगर ये भी टॉपिक किसी ने कहीं पढ़ा है तो वो भी विद्यार्थी ये कहेगा कि सर आज बिल्कुल ही आपने मामला जो है वो अद्भुत ही आज बताया है। तो बिल्कुल अद्भुत ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए हाजिर है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सीईटी का जो सिलेबस है, सीईटी सिलेबस में मैं विज्ञान की बात करूंगा, सामान्य विज्ञान की बात करूंगा, जनरल साइंस की मैं बात करूंगा। तो जनरल साइंस की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है अपने, इसमें कौन कौन से सेगमेंट आपको दिए गए हैं। एक सेगमेंट आपको बायोलॉजी वाला दिया गया है, जीव विज्ञान दिया गया है। ठीक है, हालांकि टॉपिक कम लिखे लेकिन उनके अंदर मैटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस। जीव विज्ञान के बाद में दूसरा पोर्शन अपने को रसायन विज्ञान भी दिया गया है। रसायन विज्ञान वाला पोर्शन अपने सामने है। एक पोर्शन जो अपने सामने है दोस्तों, वो है अपना भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन, भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान। और एक पार्ट जो इसके अंदर है वो है अपना ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण। और एक पार्ट अपना है वो है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। ऐसे करके टोटल 5 खंडों के अंदर, ठीक है, 12th लेवल का सिलेबस डाल दिया क्या सर? कोर्स लेना है, मैं आपको बता दूंगा, पेड कोर्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, यस। तो इस प्रकार से ये 5 पोर्शन जो हैं, ये 5 पोर्शन अपने इस सिलेबस के अंदर क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं, जिन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीव विज्ञान के अंदर यानी बायोलॉजी में हमें कौन कौन से बिंदु दिए गए, उनकी हम बात करते हैं। तो एक तो दिया गया है पोषण एवं आहार। पोषण एवं आहार सिलेबस बताते ही मैं आप लोगों के लिए सीधा एमसीक्यू पे आऊंगा बिंदु वाइज। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि टॉपिक टू टॉपिक अपन चलेंगे, जिस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टॉपिक अधीनस्थ बोर्ड ने सीटी के पाठ्यक्रम में अपन लोगों को दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया आहार एवं पोषण। इसके बाद में एक जो बिंदु आपको दिया गया है वो दिया गया है रक्त समूह है। रक्त समूह है। एक पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों इसी में आरएच कारक। क्या दिया गया है? आरएच कारक। रक्त समूह, रक्त समूह के साथ आरएच कारक दिया गया है आपको। और इसके बाद दिया गया है स्वास्थ्य देखभाल। क्या दिया गया है? स्वास्थ्य एवं देखभाल। स्वास्थ्य एवं देखभाल। स्वास्थ्य और देखभाल वाला जो बिंदु अपने को दिया गया है दोस्तों, इस बिंदु के अंदर आप लोगों को संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोगों के बारे में बात करेगा। तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, रोगों के बारे में बात करेगा। पहले जब अधीनस्थ बोर्ड का सिलेबस होता था तो उसके अंदर जो था अपने केवल मानव जनित रोग थे। अब इसमें स्पष्ट रूप से पशुजन्य रोगों को भी शामिल कर दिया गया है। पशुजन्य रोगों में जैसे लंपी वायरस चल रहा है गाय के अंदर, तो ऐसे जो वर्तमान की जो डाटाज हैं, नई जो बातें हैं, इनके विषय में प्रश्न पूछेगा। मैं एक बात आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप आज पहले दिन से इस बैच से अगर आप जुड़ रहे हैं और आखिरी दिन तक यानी एग्जाम के पहले दिन तक अगर लगातार जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो आपको इसका इंपैक्ट क्या मिलने वाला है, ये दूसरे दिन जब आप अगले दिन एग्जाम देने जाएंगे वहां आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आपका मानस प्रॉपर है कि सीईटी क्लियर करना है आपको, तो आप इस बैच से, विशेष रूप से इस बैच से आप लगातार जुड़े रहें। ठीक है, और क्लास को थोड़ा सा आप शेयर भी कर दें, अपने इस परिवार को बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, एक शिक्षक का मनोबल भी उतना ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा मेहनत करने को भी मन करता है। ठीक है, ओके। स्वास्थ्य देखभाल हो गया। स्वास्थ्य देखभाल के बाद में यहाँ पर हम बात करें तो अब आ जाते हैं अगले बिंदु में। ये आपको 4 बिंदु तो दिए गए हैं कहाँ पर? जीव विज्ञान वाले पोर्शन में। अब रसायन विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है अम्ल, क्षार, लवण।
अम्ल दिया गया है, क्षार दिया गया है और लवण दिया गया है। और इनके साथ ही पीएच की बात अपन करते हैं, क्योंकि पीएच के आधार पर ही अम्ल, क्षार और लवण जो है इनको समझाया जाता है। इसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, यानी कि महत्वपूर्ण यौगिक क्या दिए हैं, महत्वपूर्ण यौगिक दे दिए गए हैं। महत्वपूर्ण यौगिकों के बाद में आपको दिया गया है एक साबुन और अपमार्जक। क्या दिया गया है, साबुन व अपमार्जक। ये तीन बिंदु आपको रसायन विज्ञान के दौरान दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो आपको विद्युत धारा दी गई है। क्या दिया गया यहाँ पर बिंदु, विद्युत धारा का बिंदु दिया गया है। एक आपको ऊष्मा का बिंदु दिया गया है, हीट का टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक कार्य का बिंदु दिया गया है, कार्य, और एक आपको दिया गया है ऊर्जा। क्या दिया गया है, ऊर्जा। ये चार बिंदु आपके समाहित किए गए हैं विद्यार्थियों, किसमें, भौतिक विज्ञान वाले पोर्शन में शामिल किए गए हैं। एनवायरमेंटल स्टडी की हम बात करें, पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यहां पर दिया गया है। तो मैं यहां पारिस्थितिकी लिख देता हूं, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी वाला पोर्शन आप लोगों को पर्यावरण वाला जो बिंदु है इसमें दिया गया है। और साथ में यहाँ पर जैव विविधता दी गई है और प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं। इसी में पर्यावरण विज्ञान में हम बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की बात करेंगे। और एक आपको जो दिया गया है वो दिया गया है संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। और साथ में टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आप लोगों को सूचना संचार प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये तीन बिंदु आपको दिए गए यहाँ पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एक आपको दी गई जो है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अलावा आपको सूचना प्रौद्योगिकी मैंने आपको बताई थी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई, और एक आपको दिया गया रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आप लोगों को बिंदु दिए गए सारे के सारे। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ जो है ये कंप्लीट सिलेबस आपका जनरल साइंस का हो गया। अब इसमें सबसे पहला जो बिंदु है अपना, हम यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे पहला जो बिंदु है जीव विज्ञान का, वो है पोषण एवं आहार। तो पोषण एवं आहार अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे ही पोषण एवं आहार अपन प्रारंभ करते हैं, टॉपिक का नाम हो गया पोषण एवं आहार, पोषण एवं आहार, ठीक है। तो पोषण एवं आहार की हम बात करें, पूरे एमसीक्यू कराऊंगा आपको, कुछ इनके बारे में मैं आपको पहले हल्का सा बता देता हूं। मैं कह रहा हूं आपको, आप खुद ये कहेंगे कि अभूतपूर्व क्लास रही है, पहले ऐसे नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पूरी डिटेल मिलेगी, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी है, 10+2 लेवल भी है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अधीनस्थ बोर्ड है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपनी तैयारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो धमाकेदार होनी चाहिए, ठीक है। यस, हाँ, एमसीक्यू चल रहे हैं, वो बिल्कुल अभी आने वाले हैं आपके सामने। पूरे के पूरे एमसीक्यूज अपने पास हैं, आप चिंता ना करें। इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर उनकी डिटेल्स अपन सब देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं, पोषण की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो पोषण क्या है, यानी कि पोषक तत्व जो भोज्य पदार्थ अपन ग्रहण करते हैं। तो पोषण एवं आहार में हम क्या ग्रहण करते हैं, भोजन। क्या ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों। और भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, जिसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न उठा के पूछ लेता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है न्यूट्रिशन साइंस, यानी पोषण विज्ञान। क्या कहलाती है, पोषण विज्ञान कहलाती है, पोषण विज्ञान, ठीक है। यस, तो ये सामान्य सी बात अपन ने देख ली कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है। वनपाल के लिए भी है क्या मनीष, बिल्कुल वनपाल के लिए भी ये रामबाण साबित होगी। साइंस, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए शानदार आप लोगों के लिए साबित होगी। आप लोगों को फायदा यहां पर मिलेगा, बेनिफिट 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, पोषण विज्ञान कहलाती है। क्लियर। अब कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात आती है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो यहां अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, पोषण के प्रकार, तो पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, पोषण के 3 प्रकार। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा, आप खुद ये कहेंगे कि सर वास्तव में मजा आ गया। तो पोषण के हम प्रकार की बात करें तो पोषण होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का पोषण होता है। देखिए, ग्रेजुएशन स्तर का और 10+2 स्तर का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लगभग सेम रहेगा, ठीक है। और केवल यहाँ जो अंतर आपको मिल सकता है
वो केवल ये मिलेगा कि 10+2 स्तर का जो पेपर होगा उसमें प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हैं और चाहे 10+2 लेवल की कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, और हम जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड पेपर कैसा बनाता है, ठीक है, धांसू पेपर बनाता है। इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, 0 से एंड तक कंप्लीट पढ़ते हुए चलेंगे। पुस्तक जल्दी आने वाली इस्ता, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा यूट्यूब पे बुक आते ही, ठीक है। लेकिन पहले एक बार शेयर करो यार, शेयर कर दीजिएगा इसको, इस सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि मजा आ जाए अपने को। एमसीक्यू ला रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा आउटलाइन जो है वो आपको बता दूं, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पोषण एवं आहार, इसके प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात करें पोषण की तो वो होती है ऑटोट्रोफिक। क्या होती है? ऑटोट्रोफिक होती है दोस्तों। एक प्रकार तो हो गया ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक जीवों में पोषण का एक प्रकार तो क्या हो गया, ऑटोट्रोफिक हो गया, और दूसरा प्रकार जो है वो है हेटेरोट्रोफिक। क्या कहलाता है? हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक ये वो शब्द हैं जो कहीं देखने को मिलते नहीं है, डायरेक्ट पेपर में ही देखने को मिलते हैं कई बार, फिर अपने को बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्या है भाई, ऐसा शब्द कहां से आया, ठीक है, तो वो शब्द यहां से आते हैं। और तीसरा जो प्रकार अपना है वो है मिक्सोट्रोफिक। क्या है? मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक। ध्यान दें, सीधी सी बात हो गई। पोषण, जब बात आ रही है पोषण तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक और मिक्सोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? ऑटो शब्द अपने आप समझ में आ रहा है, भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जब जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रोफिक कहलाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण जीव स्वयं करते हैं, जीव स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। अगर खुद जीव अपना भोजन बना रहा है तो वो कहलाएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा? ऑटोट्रोफिक कहलाएगा दोस्तों। और ये भी 2 प्रकार का होता है, फोटोट्रोफिक और कीमोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, फोटोट्रोफिक, फोटोट्रोफिक, फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोफिक, कीमोट्रोफिक। फोटोट्रोफिक और कीमोट्रोफिक 2 प्रकार का हो गया कौन? ऑटोट्रोपिक पोषण। पहली बात, 3 प्रकार का पोषण होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक उस पोषण को कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वह ऑटोट्रोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोट्रोपिक कहलाता है। ऑटोट्रोपिक को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, फोटोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक नाम से स्पष्ट है, फोटो आ गया मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन। तो मैं सीधा लिख देता हूं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनता है, ये भोजन क्या कहलाता है अपना? ये भोजन कहलाता है फोटोट्रोपिक। क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिक कहलाता है। और ऐसा किस में होता है? तो सबको पता है, ऐसा प्लांट्स में होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट्स अपना इसका एग्जाम्पल हो गया। यस तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? पौधों में जो होता है, अब जैसे पौधों में यूग्लिना, हरे सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे यूग्लिना, अब वो आपसे कहे कि यूग्लिना में पोषण किस प्रकार का, प्रश्न कैसे पूछेगा? यूग्लिना में पोषण किस प्रकार का होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यूग्लिना में पोषण जो होता है वो होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में भी कौन सा प्रकार है? फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, यानी फोटो यानी प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषी इसके अंदर पोषण पाया जाता है जो ऑटोट्रोपिक के अंदर आता है, क्योंकि जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान स्वयं निर्मित कर रहा है। बात क्लियर? दूसरा कीमोट्रोपिक जो है वो रसायनों की सहायता से, अगर जीव रसायनों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, रसायनों की सहायता से भोजन, रसायनों की सहायता, रसायनों की सहायता से भोजन, जीव अपना भोजन रसायनों की सहायता से बनाते हैं तो वो कीमोट्रोपिक कहलाएगा। क्योंकि कीमो शब्द जो है वो किसके लिए लिया जाता है? ठीक है, किसके लिए लिया जाता है? वो लिया जाता है रसायन के लिए। तो रसायनों की सहायता से जो भोजन बनाया जाता है वो कीमोट्रोपिक कहलाता है। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, इन सभी के अंदर ऐसा होता है। एक एग्जांपल महत्वपूर्ण, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है? रसायनों की उपस्थिति में क्या बनता है दोस्तों? भोजन बनता है, इसलिए इसको कीमोट्रोपिक कहते हैं। हेटेरोट्रोपिक प्रकार का जो पोषण है वो पाया जाता है ऐसे जंतु जो अपना भोजन मृत पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अगर कोई जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है?
तो भोजन की प्राप्ति किससे? तो भोजन की प्राप्ति मृत जीव या पौधों से। अगर कोई जीव अपना भोजन मृत जंतु या पौधों से प्राप्त कर रहा है, मृत जंतु या पौधों से प्राप्त कर रहा है दोस्तों कोई भी जीव अपना भोजन, तो वो कहलाएगा हेटेरोट्रोपिक। क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रोपिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? और यदि यहां पर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार से पोषण होता है, कोई जीव ऐसा है जो अपना भोजन ऑटोट्रोपिक रूप में भी प्राप्त करता है और हेटेरोट्रोपिक रूप में भी प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है मिक्सोट्रोपिक। क्या कहलाता है? वो मिक्सोट्रोपिक कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यूग्लिना है, ध्यान रखना। तो ध्यान रहे, मैं यहां लिख देता हूं ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रोपिक एवं हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक एवं हेट्रोट्रोपिक दोनों प्रकार से पोषण। अगर कोई जीव ऑटोट्रोपिक भी कर रहा है और ऑटोट्रोपिक में वो कभी कभी क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है, कभी कभी वो कीमोट्रोपिक भी कर रहा है, या वो मृत जीव जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये दोनों प्रकार की पद्धतियों से पोषण जिसके अंदर होता है वो क्या होता है? मिक्सोट्रोपिक होता है। इसका एग्जाम्पल ज्ञात रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना है। कौन है एग्जाम्पल? यूग्लिना। ठीक है, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। मिक्सोट्रोपिक प्रकार का पोषण किन में पाया जाता है? यूग्लिना में। मिक्सोट्रोपिक पोषण क्या होता है? तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों प्रकार का पोषण जिन जीवों में पाया जाता है वो मिक्सोट्रोपिक कहलाते हैं। ऑटोट्रोपिक में जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए। जीव अपना भोजन स्वयं दो प्रकार से बना सकता है, या तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके, जिसे फोटोट्रोपिक कहेंगे, या रसायन पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन बनाएगा, वो कीमोट्रोपिक कहलाएगा, या फिर जीव अपने भोजन के लिए किसी मृत जंतु या मृत पौधे पर निर्भर रहता है, तो वो हेट्रोट्रोपिक। और दोनों जहां लागू होते हैं वो मिक्सोट्रोपिक, और इसका उदाहरण हो गया यूग्लिना। और इस यूग्लिना के विषय में एक विशेष बात याद रखना दोस्तों, यूग्लिना के विषय में एक विशेष बात याद रखना कि ये यूग्लिना पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। क्या है? पादप व जंतुओं के बीच की, पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। अब अपन एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा आउटलाइन बताया। पादप जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी का मतलब हो गया जिसमें पादपों के भी लक्षण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। पादपों का लक्षण है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, जंतुओं का लक्षण है कि वो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसा कौन है? यूग्लिना। एक और आपको अगर योजक कड़ी के बारे में पूछा जाए तो एक योजक कड़ी और है, आपको पूछे ओर्कियोप्टेरिस। क्या पूछे? ओर्कियोप्टेरिस। ओर्कियोप्टेरिस की बात करें दोस्तों तो ओर्कियोप्टेरिस जो है वो क्या है? ओर्कियोप्टेरिस पक्षी व सरीसृपों के बीच की, पक्षी व सरीसृपों के बीच की क्या है? के बीच की योजक कड़ी है। के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। पक्षी जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, सरीसृप जो कि थोड़ा रेंग कर चलते हैं, तो दोनों ही प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। किसमें? ओर्कियोप्टेरिस में। वो थोड़ा उड़ भी सकता है और रेंग के भी चलता है, लेकिन खास बात ध्यान रहे, ओर्कियोप्टेरिस क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। और जो जीव विलुप्त हो जाते हैं उनका नाम कहां पर? रेड डाटा बुक में। कहां पर? रेड डाटा बुक में अंकित कर दिया जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए हैं उनको, ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए हैं उनको किस पुस्तक में लिखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। हम इकोलॉजी में बात करेंगे, पिंक डाटा बुक भी होती है, रेड डाटा बुक भी होती है, सबके बारे में। ये हो गया ओर्कियोप्टेरिस। ठीक है, और एक और योजक कड़ी अगर आपको मैं बता दूं, यहां पर जब इतना बताया तो एक और बता दूं ताकि परिपूर्ण हो जाएगा। और वो तीसरे प्रकार की जो कड़ी है वो है विषाणु। और जब विषाणु के बारे में आपसे पूछे दोस्तों तो यह यह सजीव व निर्जीवों के बीच की, सजीव व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी, के बीच की योजक कड़ी।
सजीवों व निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों वायरस विषाणु। क्लियर हो गया इतना मामला? ओके, आ जाइए। हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे पोषण पर। पहला बिंदु अपना क्या था? आहार और पोषण था। और आहार और पोषण से संबंधित मैंने आपको तीन बातें यहां पर बताई हैं कि पोषण के आधार पर कोई जीव तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं या तो प्रकाश की उपस्थिति में या रसायनों की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में बनाते तो फोटोट्रोपिक, रसायनों की उपस्थिति में बनाते तो कीमोट्रोपिक, और दोनों ही मिलकर कहलाते हैं ऑटोट्रोपिक। अगर कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे मृत जीव, जंतु या पादप से प्राप्त करता है वो हेटेरोट्रोपिक। अगर कोई जीव ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त करता है तो वो मिक्सोट्रोपिक कहलाता है। और मिक्सोट्रोपिक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? यूग्लिना। और यूग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑर्कियोप्टेरिस में पक्षी और सरीसृपों के बीच की योजक कड़ी है, इसमें भी दोनों गुण पाए जाते हैं। और यह विलुप्त हो चुका है, इसका नाम हमने रेड डाटा बुक में अंकित किया है। विषाणु की बात करें तो यह सजीव और निर्जीवों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। और अब हम आते हैं दोस्तों अपने एमसीक्यू पे। जैसा कि बताया था कि जो जो बिंदु आपके सिलेबस में दिए गए उन बिंदुवार अपन आगे चलते रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको बहुत सारा मैटर जो है वो साथ के साथ में समझाने वाला हूं, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। और आज ही नहीं अपितु लगातार आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंदित करने वाला मैटर जो है मैं आपको देने वाला हूं। एग्जाम ओरिएंटेड मैटर मैं आपको दूंगा। लेकिन बस एक ही बात कहूंगा कि एक बार क्लास को शेयर करके और नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट इंक्रीज करो, और भी मजा आ जाएगा। मैं धाड़ूंगा आप लोगों के लिए, आप चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले सामने दिखने तो चाहिए कि कितने बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लीजिएगा, पहला प्रश्न अपना आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। आराम से प्रश्न को पढ़िए, जवाब दीजिए, फिर यहां सही जवाब मैं दूंगा, और इसके बाद आपको इसका पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा। ऐसा ही अपना मामला लगातार चलता रहेगा। तो प्रश्न आपके सामने आ गया है, और कई बार ये भी है पोषण के आधार पर भी जीव अलग प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा आगे आपको। विटामिन क्या होते हैं? देखिए, जब पोषण की बात करते हैं तो पोषक पदार्थ आता है। क्या आता है? पोषक पदार्थ। जब पोषण की बात करते हैं तो पोषक पदार्थ एक शब्द आता है, और पोषक पदार्थों की जब बात आती है तो इनको हम भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं। और इन भोज्य पदार्थों में एक आता है अपना कार्बोहाइड्रेट। कौन आता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ है। एक शामिल अपना प्रोटीन, पोषक पदार्थ है। एक शामिल है दोस्तों वसा, पोषक पदार्थ है। एक पॉइंट अपना शामिल है विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स शामिल है, विटामिन्स भी पोषक पदार्थ है। एक अपना शामिल है कौन? खनिज तत्व, ये भी पोषक पदार्थ है। एक अपना शामिल है जल, ये भी पोषक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। बात क्लियर? तो ये 6 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, जिनमें ये 3 भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और बाकी ये 3 ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक है। मनीष पूछ रहा है सर वनपाल के लिए क्लास देखूं? बिल्कुल 100% देखो, वनपाल में आपको आनंद आ जाएगा। पेपर आपका नवंबर में है, लगभग 6 नवंबर के आसपास है। और वनपाल वनरक्षक का, वनपाल का शायद 11 या 12 नवंबर कुछ ऐसा है। तो आपको बहुत ज्यादा, अगर अब तक आपने वनपाल और वनरक्षक के लिए साइंस नहीं भी पढ़ी है तो आने वाले 1 महीने में मैं जितने आपको सारे टॉपिकों के एमसीक्यू करवा दूंगा, तो आप एग्जाम में जाके अपने आप को देख लेना कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या मेहनत की है। ठीक है, यस, हाँ भाई, स्माइल विद देवेंद्र देशवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सीईटी का फॉर्म भरना है क्या सर? एलडीसी वाले, देखिए क्या होगा अंबिका, पहले आप लोगों को सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, सीईटी का फॉर्म भर के सीईटी का एग्जाम देके आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो एलडीसी की भर्ती आएगी। फिर उसमें वही विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे जिनकी सीईटी क्लियर है। यानी सीईटी एक पात्रता है, ये पात्रता जिसके पास होगी, ये योग्यता जिसके पास होगी, वही आगे चल के एलडीसी का फॉर्म भर पाएगा। तो प्रश्न आपके सामने आ गया, जवाब दीजिएगा। जो फूड के थ्रू बॉडी में जाते हैं, बिल्कुल सर। मनीषा नाम है, आपकी ही स्टूडेंट हूँ, क्लास वाली हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा मैंने मनीष बोल दिया, ओके माफी चाहता हूँ। हाँ ठीक है मनीषा। तो विटामिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पूछा गया है दोस्तों। कोई भी जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थ जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वो कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं ये पूछा गया है, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है क्या कहलाते हैं?
कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। चूंकि बात विटामिनों की हो रही है, इसलिए अगर आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिनों की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे दोस्तों सी हॉपकिंस। कौन थे? सी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिनों की खोज की थी। और जो विटामिन नाम दिया गया कि इनको हम विटामिन कहेंगे, ये विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फंक नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने विटामिन नाम दिया। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया? विटामिन नाम दिया। यहीं से आपको ज्ञात रखना है दोस्तों कि जो विटामिन होते हैं, इन विटामिनों का यदि हम कार्य देखें, किसका? हम विटामिनों का अगर कार्य देखें तो इनका कार्य है शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, इन उपापचय क्रियाओं में भाग लेना, उपापचय क्रियाओं में भाग लेना। और उपापचय क्रियाएं वे होती हैं जो हमारे शरीर में संपन्न होती हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में संपन्न होती हैं वो क्या है? उपापचय क्रियाएं। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पहला प्रश्न देखा विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। पूरे पोषक पदार्थों का देखा, आपको 4 विकल्प दे देगा। ये 4 विकल्प आपको देकर पूछ सकता है निम्न में से कौन से पोषक पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बाकी तीनों ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आपको ये 4 विकल्प देकर पूछे कि कौन से भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो हम कहेंगे वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, बाकी नहीं करते। हाँ बिल्कुल, 1911 में दिया था नाम, एकदम सही बात आपने लिखी है, 1911 में। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। जवाब दो। देखिए सही आए गलत आए जैसा भी आए आप जवाब दो, ताकि आगे जैसे ही डिस्क्रिप्शन होगा, हम जब भी एग्जाम देकर आते हैं तो परीक्षा देकर आने के बाद वही प्रश्न हमें लंबे समय तक याद होते हैं जो प्रश्न हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा कह रही है सर आप रीट लेवल फर्स्ट का बैच अभी हम जो है वो अनाउंस करने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ऑफकोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही पढ़ाएंगे। सीटी वैसे 3 वर्ष के लिए है और हर साल जो है आप लोगों के लिए सीटी का आयोजन किया जाएगा विजय। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपकी बातों के जवाब भी देता जाऊंगा, जो जो बातें आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, जो क्वेश्चन है वो आप मेरे से कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं सर कहाँ से लाइव क्लास है? भाई स्टूडियो से लाइव क्लास है। ठीक है, आप चिंता ना करें। ठीक है, आइए, तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो ऊर्जा की मात्रा होती है, कैलोरी की मात्रा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरी मात्रा किस में होती है ये आपको बताना है। आपके सामने प्रश्न है, जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको इसका पूरा डिटेल जो है वो यहां पर समझाने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसका क्या करेंगे? जवाब देंगे। जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न पूछा कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा। सबसे पहले तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी। क्या है? कैलोरी। कई बार पूछ लेता है कैलोरी किसका मात्रक है, तो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, तो यह हो गया कैलोरी मात्रक ऊर्जा का। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यदि हम ग्राम में बात करते हैं, प्रति वर्ग में बात कर रहा है ये, तो 1 ग्राम हो गया। प्रति वर्ग यूनिट का मतलब 1, तो 1 ग्राम। और 1 ग्राम कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहीं पर हम बात करें अगली श्रृंखला में, तो हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें। किसकी? 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी श्रृंखला में हम बात करें दोस्तों 1 ग्राम वसा की, तो 1 ग्राम जो वसा है, ये 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी, कई बार 9.3 भी आपको विकल्प में मिल जाता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। क्लियर? यहां देखिए विटामिन तो हमें पता है कि ऊर्जा प्रदान करता ही नहीं है, यह बात हम पीछे देख चुके हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं और कौन से ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो विटामिन तो ऊर्जा प्रदान करते ही नहीं है, इसका मतलब करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया कितना, 1 यूनिट में, हमने वसा का देख लिया 1 यूनिट में, प्रोटीन का देख लिया। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है दोस्तों वसा। कौन दे रहा है? वसा हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? वसा में होती है। अब वसा के विषय में मैं आपको बता देता हूं और भी बहुत सारी चीजें। देखिए फैट के बारे में यह प्रश्न था, तो मैं फैट के बारे में आपको पूरा डिटेल यहां पर दे देता हूं। ठीक है, चाहे तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों फैट की हम बात करें तो हम सबसे पहली बात यह कहेंगे कि जो चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ हैं, चिकनाई युक्त
भोज्य पदार्थ जो हैं, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ, ये चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं कौन? वसा। ठीक है, जिनमें चिकनाई पाई जाती है, जैसे घी, तेल, जैसे क्या हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इन सब में क्या होती है? इन सब में वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है मित्रों? वसा पाई जाती है। आगे बात करें कि किसके बने होते हैं, तो ये बात हम पहले प्रश्न में देख चुके कि जो पोषक पदार्थ हैं वो कार्बनिक पदार्थ हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें कार्बन तो होगा, इसलिए यदि हम बात करें तो इनका निर्माण किन से होता है? तो निर्माण में जो तत्व भाग लेते हैं वो होते हैं CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? वसा का निर्माण। तो वसा के संगठन में क्या होगा? वसा के संगठन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जल में क्या होती है? अघुलनशील। यदि हम इनकी घुलनशीलता देखें, घुलनशीलता का गुण देखें, तो इन भोज्य पदार्थ, ये जो भोज्य पदार्थ है वसा, ये अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। तो आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये अघुलनशील होती है तो फिर इसका पाचन कैसे होता है? क्योंकि हमारे शरीर में तो पाचन उन्हीं पदार्थों का होता है जो पदार्थ घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। वसा तो घुलती नहीं है, जल में नहीं घुलती, लेकिन वसा तो घुलती नहीं है, तो पाचन कैसे हुआ? तो ये जल में नहीं घुलती है, तो यहां लिख देता हूं जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। लेकिन ये किसमें? ये पितरस में घुलनशील है। यहां अगर मैं लिखूं कि बाइल जूस यानी कि पितरस, तो पितरस में क्या है? पितरस में घुलनशील है, घुलनशील। और पितरस में घुलनशील है, और पितरस में इसके घुलने को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। वसा का घुलना इमल्सीकरण कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। बात क्लियर? ओके, चलिए। और पितरस में घुलने के बाद ही इसका क्या होता है? पाचन हमारे शरीर में होता है। एल्कोहल में भी घुलती है, ध्यान रखना। और किस में घुलती है? एल्कोहल में भी घुलती है, एल्कोहल में भी घुलती है, ईथर में भी घुलती है। किस में घुलती है? ईथर में भी घुलती है। पितरस में घुलती है, एल्कोहल में घुलती है, ईथर में घुलती है, और क्लोरोफॉर्म में भी घुलती है। किसमें? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती है, घुलनशील। आपको सीधा प्रश्न पूछे कि वसा जल में, हम कहेंगे अघुलनशील। वसा किस में घुलती है? तो वसा घुलनशील होती है पितरस में, एल्कोहल में, ईथर में, और क्लोरोफॉर्म में वसा क्या होती है? घुलती है। क्या होती है दोस्तों? घुलती है। ठीक है। एक फोस्फोलिपिड होता है जो कि हमारी कोशिका की, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका निर्माण करती है। तो कौन सी वसा कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है? तो एक होती है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड, और लिपिड शब्द वसा के लिए आता है, ध्यान रखना। तो फोस्फोलिपिड जो है ये क्या करता है? ये सेल वाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सेल वाल का। ये यूं कह दो सेल वाल का मुख्य घटक है, सेल वाल का मुख्य घटक है। कौन? फोस्फोलिपिड। तो कौन सी वसा सेल वाल का मुख्य घटक है? तो वो होती है फोस्फोलिपिड। और अगर विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करें दोस्तों, तो यदि हम इसके स्रोत देखें तो हमने लिखा है यहां घी, मक्खन, तेल, लिवर ऑयल आदि के अंदर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। और इसकी आरडीए देखें, क्या देखें? आरडीए होती क्या है? कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसकी हमारे शरीर को रोजाना कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसकी हमारे शरीर को रोजाना कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो आरडीए कहलाता है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। क्या कहलाता है? रिक्वायर्ड यानी चाही गई, डेली यानी रोजाना की, अलाउंस यानी भत्ते या मात्रा। तो आरडीए, और आरडीए जो होती है वसा की हमारे शरीर की, वो होती है 50 ग्राम पर डे। आरडीए हमेशा प्रतिदिन की निकाली जाती है, ध्यान रखना। आरडीए क्या होती है? आरडीए पर डे की होती है। एक दिन में यानी 24 घंटे में हमारे शरीर को कितनी वसा की आवश्यकता होती है ये पूछा गया है, तो वो होती है 50 ग्राम। तो आपको कहे वसा की आरडीए प्रतिदिन होती है, तो हम कहेंगे, ठीक है, हम क्या कहेंगे? तो हम यहां पर कहेंगे दोस्तों कि आरडी होती है 50 ग्राम पर डे। बात क्लियर? आपसे ये पूछ ले कि इस वसा का संग्रहण कहां होता है, तो ये वसा जो है इसका संग्रहण हमारे शरीर में, इसका जो जमाव है वो होता है त्वचा के नीचे। कहां होता है? त्वचा के नीचे। और त्वचा के नीचे कुछ उत्तक पाए जाते हैं दोस्तों, उन टिश्यू या उत्तकों का नाम है एडिपोज।
तो एडिपोज नामक उत्तकों में क्या होता है? एडिपोज नामक उत्तकों में वसा का जमाव होता है। और यहीं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछ सकता है कि बैलों में इसका जो जमाव होता है वो होता है गर्दन के नीचे, और गर्दन के नीचे एक मोटी त्वचा लटकती है बैलों में जिसमें वसा का जमाव होता है, वो कहलाती है बलबर। क्या कहलाती है दोस्तों? बलबर कहलाती है। तो प्रश्न पूछेगा बलबर क्या है, तो हम कहेंगे बैलों की गर्दन के नीचे लटकने वाली मोटी त्वचा जिसमें वसा का जमाव होता है क्या कहलाती है? बलबर कहलाती है। क्या कहलाती है? बलबर कहलाती है दोस्तों। बात क्लियर? आपको अगर इसकी कैलोरी वैल्यू पूछे तो 9.3 अपन ने बताया, कई बार 9.3 की जगह कैलोरी वैल्यू 9.45 किलो कैलोरी भी आपको दे देता है। और अगर आपकी इसको फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछे तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है इसकी 9। फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब हो गया, फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें प्राप्त कितनी होती है, तो हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? यानी जो भी भोज्य पदार्थ हम खाएंगे, मान लीजिएगा उसमें ऊर्जा, उस वसा में ऊर्जा 9.3 किलो कैलोरी है, लेकिन हमारे शरीर को उससे जो प्राप्त होती है वो 9 होती है। तो जो मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो हमें भोज्य पदार्थ से हमारे शरीर को प्राप्त होती है फाइनली, वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल या कार्य की वैल्यू कहलाती है, क्योंकि हम कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें इस भोज्य पदार्थ से इतनी मिलती है। होती कितनी है? तो प्रॉपर वैल्यू हो गई, वो हो गई 9.3, या विकल्प में मिल सकता है 9.4। ठीक है। और हमें प्राप्त कितनी होती है इससे? तो इससे 9 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? वसा के बारे में हमारा बिंदु हो गया। प्रश्न था भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा, तो स्पष्ट यहां लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कौन देती है? वसा। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया इस प्रश्न के लिए? वसा हमारा सही जवाब हो गया। अगर स्क्रीनशॉट आपको यहां पर लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ओके, इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें, मिर्च में, कुम्हड़े में, या मटर में, या मूली में। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से प्रश्न को पढ़ो, फिर मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। साथ में शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जो भी बिंदु आपके सिलेबस में दिए गए, प्रत्येक बिंदु के इसी तरह से आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, और प्रत्येक एमसीक्यूज को इतना ही ज्यादा पूरा डेरिवेट करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो जवाब आपके आने प्रारंभ हो गए। जल्दी आप जवाब दीजिएगा कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। कौन सी सब्जी, उसका नाम बताओ। ठीक है, सही जवाब आना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विटामिन सी के विषय में आप लोगों को काफी बार जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सही से बताएंगे। देखिए इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया मिर्च। क्या हो गया? मिर्च। हरी मिर्च जो होती है दोस्तों, इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है? क्योंकि विज्ञान विषय है तो कुछ भी पूछ सकता है, मना तो कर नहीं सकते ना। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मिर्च, और मिर्च का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम एनुअम। क्या है? कैप्सिकम एनुअम। कैप्सिकम एनुअम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो वैज्ञानिक नाम जो है मिर्च का वो है कैप्सिकम एनुअम। इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है कैप्सिसिन। क्या होता है? कैप्सिसिन नामक पदार्थ होता है, और कैप्सिसिन पदार्थ के कारण, कैप्सिसिन के कारण क्या होती है? तीखी होती है। कैप्सिसिन के कारण क्या होती है? ये तीखी होती है। बात क्लियर है? ओके। एक दिया यहाँ पर मटर। आपको अगर वैज्ञानिक नाम पूछे मटर का, तो वैज्ञानिक नाम मटर का होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है दोस्तों? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। आपको मूली का वैज्ञानिक नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम मूली का रेफेनस सेटाइवा। क्या है? रेफेनस सेटाइवा। रेफेनस सेटाइवा। ओके।
यस, ये तो हो गए इनके वैज्ञानिक नाम। अब हमने कहा कि सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन सी, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो वो मिर्च में पाया जाता है, हरी मिर्च में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मिर्च भी बोले तो हरी मिर्च सबसे ज्यादा मात्रा में। विटामिन सी की बात आई तो मैं यहां पर आपको विटामिन सी क्लियर करवा देता हूं कि ये विटामिन सी है क्या, इसके बारे में क्या और माजरा आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। आपको ये बात पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। आपसे इसका संगठन पूछे, सूत्र पूछे, तो वो होता है C6H6O6। क्या होता है इसका रासायनिक जो सूत्र है दोस्तों एस्कोर्बिक एसिड का, वो है C6H6O6। एस्कोर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C6H6O6 जो है वो इसका रासायनिक हो गया। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, एस्कॉर्बिक एसिड नाम आ रहा है, बिल्कुल। खोज करता थे सेंट गियोर्जी। कौन थे? सेंट गियोर्जी। खोजकर्ता कौन थे विटामिन सी के? खोजकर्ता थे दोस्तों सेंट गियोर्जी। सेंट गियोर्जी नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1928 में विटामिन सी की खोज की थी। कब की थी? 1928 में विटामिन सी की खोज की थी। तो अगर खोजकर्ता पूछे तो जवाब हो जाएगा सेंट गियोर्जी। सेंट गियोर्जी। अगली बात पूछे कि इसके स्रोत क्या हैं दोस्तों, तो यदि स्रोतों पे बात करें तो इसके स्रोतों में हम कह सकते हैं नींबू इसका स्रोत है, हम कह सकते हैं आंवला इसका बहुत अच्छा स्रोत है, हम कह सकते हैं दोस्तों मौसमी इसका अच्छा स्रोत है, ठीक है, संतरा भी इसका अच्छा स्रोत है। इसके अलावा हरी मिर्च अच्छा स्रोत है। इसके अलावा ऊंटनी का दूध जो है उसमें भी, ऊंटनी का दूध और ऊंटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये इसके सोर्स हैं। और एक सोर्स आप और देख सकते हैं, ठीक है, एक सोर्स और देख सकते हैं अमरूद। क्या है? अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो स्रोत पूछे तो नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी मिर्च और ऊंटनी का दूध, ये सारे के सारे क्या हैं, ठीक है, ये सारे के सारे स्रोत हैं विटामिन सी के। इसके बाद हम बात करें इसका आरडीए आपसे पूछे तो आरडीए जो है दोस्तों वो कितना है, और आरडीए बता चुका हूं, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस बोलते हैं, रोजाना चाहिए गई मात्रा। और रोजाना चाहिए गई जो मात्रा है विटामिन सी की वो होती है 40 से 60 मिलीग्राम। 40 से 60 मिलीग्राम पर डे। कितनी होती है? 40 से 60 मिलीग्राम जो है वो पर डे हमें क्या चाहिए, हमारे शरीर की रोजाना की क्या होती है? आरडी होती है। किसकी? विटामिन सी की। अगर विटामिन सी रोजाना हमारे शरीर को 40 से 60 मिलीग्राम नहीं मिलेगा तो शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिससे अनेक प्रभाव आएंगे, जिनकी बात करेंगे कौन से आएंगे। कार्य देखें हम इसका कि इसका क्या कार्य है, विटामिन सी का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो विटामिन सी का हम कार्य देखें दोस्तों तो हमारे शरीर में इसका कार्य है ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण के रूप में, ऑक्सीडेंट के रूप में ऑक्सीकरण करता है। साथ में अगर हम और इसका कार्य देखें तो अपचयन में भी ये भाग लेता है। किसमें? अपचयन की क्रिया में, ऑक्सीकरण की क्रिया में, अपचयन की क्रिया में। और इसके साथ दोस्तों एंटीबायोटिक के रूप में भी ये कार्य करता है। किसके रूप में? एंटीबायोटिक के रूप में। एंटीबायोटिक के रूप में भी कार्य करता है। साथ में हम कह सकते हैं घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक होता है, सहायक। घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन सी की अगर शरीर में कमी होती है तो घाव देरी से भरेंगे, ध्यान रखना, इसलिए विटामिन सी की पूर्ति शरीर में होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे खास बात, एक प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है कि और इसके बारे में क्या विशेष बात है, तो वो विशेष बात यह है कि यह सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। तो सबसे शीघ्र नष्ट होने वाला विटामिन कौन है? वो है विटामिन सी, जो सब्जियों को छीलने, काटने, धोने या उबालने से नष्ट हो जाता है। और एक और खास बात कि विटामिन सी प्रथम ज्ञात विटामिन है। क्या है? प्रथम ज्ञात विटामिन है। निम्न में से कौन सा विटामिन सबसे पहले ज्ञात हुआ, या जिसके बारे में सबसे पहले खोजा गया, या जिसके बारे में सबसे पहले पता चला, वो विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है अपना विटामिन सी।
क्या है? विटामिन सी। ब्यूटी विटामिन नहीं कहते, दिलीप कुमार बेरवा जी, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। टोकोफेरोल जो विटामिन होता है उसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यस, तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए। और अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो फटाफट से आप यहां से क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी के साथ ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 4 के रूप में। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने आ गया है दोस्तों। प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत है। बड़ा ही इजी सा प्रश्न है, लेकिन काफी बार एलडीसी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का आपको स्रोत बताना है। देखिए एक बार फिर मैं बीच में आप लोगों को ये जो सीटी के लिए 10+2 स्तर और साथ में आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो सीटी का जो विज्ञप्ति आई है और इसका जो सिलेबस आया है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एमसीक्यूज का ये बैच अपन ने आज से ही प्रारंभ किया है, जिसमें 9 से 10 आप लोगों के लिए अशोक सर की जीके की क्लास होती है, 10 से 11 मैं आप लोगों को साइंस लेके आता हूं, और इसके बाद इवनिंग स्लॉट में आप लोगों के लिए 3 से 4 रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, और 4 से 5 आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा, अर्थव्यवस्था का पोर्शन रहेगा, ठीक है। यस, हाँ, काफी सारे विद्यार्थियों के जवाब आ रहे हैं, धनाधन जवाब आ रहे हैं, बी विकल्प यहां पर आया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को मैटर यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिल पाए एग्जाम में। लेकिन अब मेरी आपसे जो एक गुजारिश है, वो गुजारिश यही है, मैं बार बार गुजारिश करूंगा नहीं, ये पहला दिन है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सेशन को एक बार शेयर करें, ठीक है। अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। आज के इस सेशन को आप सभी विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि वास्तव में उनके लिए यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत की जा रही है, हाँ बिल्कुल रोज होगी ये क्लास, तो अगर आपको लग रहा है कि ईमानदारी से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम जो मेहनत करें उसमें कुछ फ़ायदा है और बेहतरीन है, सबसे हटके है, तो आज की इस क्लास का जो लिंक है, इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आवश्यक रूप से लगाएंगे, ठीक है। चलिए विटामिन डी की बात करते हैं कि विटामिन डी का स्रोत है, और यहां पर विटामिन डी के सोर्स के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, इसका हमें क्या करना है? जवाब देना है दोस्तों। नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू। अभी मैंने बताया कि नींबू जो है वो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। संतरा की भी बात कर ली अपन ने, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। काजू जो होता है दोस्तों, इसके अंदर होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन होती है। बच गया कौन? बच गया यहां पर सूर्य की किरणें। बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य की किरणें हैं, यूं भी कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक। अब मैं आपको यहां पर विटामिन डी के बारे में पूरा मामला क्लियर कर देता हूं। यह है विटामिन डी, और विटामिन डी के लिए क्या क्या बातें और अपने को थोड़ी याद रखनी चाहिए, यहां देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आती है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। हाँ लगभग, हाँ हमेशा होगी। शक्ति सिंह जी, ये क्लास आज से ही प्रारंभ हुई है और लगातार एग्जाम तक आप लोगों के लिए चलेंगी। कौन सी? जीके भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, बाकी और सब्जेक्ट जो इवनिंग में 3 से 4 और 4 से 5 आएंगे वो भी आपके लगातार चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। अब देखिए कई बार अपन क्या करते हैं, केवल कैल्सीफेरोल याद रखते हैं, लेकिन वो इसके और जो दूसरे रासायनिक नाम होते हैं वो हमें एग्जाम में दे देता है, ठीक है, और फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो इसी को कहते हैं हम आर्गो कैल्सीफेरोल, भी इसी का नाम है। किसका नाम है? आर्गो कैल्सीफेरोल। आर्गो कैल्सीफेरोल। आर्गो कैल्सीफेरोल। आर्गो कैल्सीफेरोल भी किसका नाम है? विटामिन डी का ही नाम है दोस्तों। एंटी रिकेट्स भी इसी का नाम है। क्या नाम है? एंटी रिकेट्स। एंटी रिकेट्स भी इसी विटामिन को कहते हैं। और इसके अलावा अगर पूछे तो सनसाइन विटामिन भी इसी को कहा जाता है। कमी से रोग भी साथ में बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। सनसाइन क्या कहते हैं इसको? सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन आदि, ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम विटामिन डी के हैं दोस्तों। किसके हैं? विटामिन डी के नाम है ये। सामान्य सूत्र आपसे पूछे तो यहां पर कार्बन 28, हाइड्रोजन 44 और O। सामान्य सूत्र आपसे पूछे किसका? कैल्सीफेरोल का, तो C28H44O। कार्बन 28 यानी C28H44 और O, ये क्या हो गया? ये कैल्सीफेरोल का रासायनिक सूत्र हो गया। खोजकर्ता की बात करें तो स्टीनबोक और हेस 2 वैज्ञानिक थे। स्टीनबोक और हेस दोनों इसके खोजकर्ता हैं।
स्टीनबोक और हेस, स्टीनबोक एवं हेस नामक वैज्ञानिक, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, विटामिन डी की खोज की। कब की? 1924 में की। कब की दोस्तों? 1924 में स्टीनबोक एवं हेस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विटामिन डी की इन्होंने खोज की। और स्रोत क्या है इसके? अगर हम स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं विटामिन डी का जो स्रोत है उसमें प्राकृतिक स्रोत, कौन सा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के रूप में कौन है? सूर्य का प्रकाश। कौन है? सूर्य का प्रकाश। दोस्तों सूर्य के प्रकाश जो है, ये सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा पर आता है, जैसे ये हमारी स्किन है, त्वचा है, और जब त्वचा पर सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और हमारी त्वचा जो है ये संश्लेषण करती है विटामिन डी का। क्या करती है? विटामिन डी का संश्लेषण। चूंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में स्वतः ही क्या बन रहा है? विटामिन डी बन रहा है। और स्वतः बनने के कारण इस विटामिन डी को एक और संज्ञा दी गई है, हार्मोन। क्योंकि हार्मोन वे पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है, जिनका हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है, वे हार्मोन उनको कहा जाता है। क्योंकि विटामिन डी का निर्माण भी स्वतः हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में हो रहा है, इसलिए इसको भी हार्मोन की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। और इसके स्रोत देखें तो कोड लिवर ऑयल, जो फिश लिवर ऑयल होता है उसमें भी पाया जाता है। कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल यानी कि फिश लिवर ऑयल, ठीक है। मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। मछली के यकृत के तेल के अलावा मक्खन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। मक्खन भी इसका स्रोत है दोस्तों, मक्खन भी स्रोत है। अंडे जो हैं ये भी विटामिन डी के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है, याद रखना, दूध में भी पाया जाता है। तो विटामिन डी के स्रोत में प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, कोड लिवर ऑयल यानी मछली के यकृत का तेल, मक्खन, अंडे, दूध, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं आरडीए की। किसकी बात करते हैं? आरडीए की बात करते हैं दोस्तों। और आरडीए आप सभी का ज्ञात रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। और आरडीए मैं आपको बता चुका हूं, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, शरीर के द्वारा रोजाना चाहिए गई मात्रा, शरीर के द्वारा रोजाना चाहिए गई मात्रा। और विटामिन डी की हमारे शरीर को रोजाना जो मात्रा चाहिए वो 0.01 मिलीग्राम पर डे। कितनी चाहिए? 0.01 मिलीग्राम पर डे इसकी जो मात्रा है वो हमारे शरीर को चाहिए होती है, ठीक है। अर्गो किसे कहते हैं? मैं समझा नहीं, आप क्या लिखा आपने? ARGO। दिलीप दोबारा लिखिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्लीज। तो आरडीए जो है दोस्तों वो होती है यानी रोजाना चाहिए गई मात्रा, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, हमारे शरीर के द्वारा रोजाना कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 0.01 मिलीग्राम जो इसकी मात्रा है वो विटामिन डी हमें रोजाना चाहिए होता है। कार्य दोस्तों इसका है आंत्र में कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण को सुलभ करना। कार्य अगर हम देखें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण को सुलभ करना, ठीक है, सुलभ करना। कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अवशोषण है इसको आसान बनाता है कौन? विटामिन डी। कौन आसान बनाता है? विटामिन डी आसान बनाता है। अगर हम यहाँ पर कमी के रोगों की चर्चा करें तो कमी के जो रोग हैं दोस्तों वो रोग हैं इसके, यहाँ पे लिख देता हूँ। कमी के रोगों की चर्चा करें तो रोग जो है वो है, एक तो रिकेट्स, कौन सा रोग है? रिकेट्स है, जो बालकों में होता है। खास बात किस में होता है? बालकों में होता है दोस्तों। और रिकेट्स रोग के अंदर जो है हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, छोटी मोटी चोट लगने पर ही क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। अच्छा, आर्गोकैल्सिफेरॉल, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। जैसे कैल्सिफेरॉल है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल है, एंटी रिकेट्स है, सनसाइन है, ये सारे के सारे विटामिन डी के नाम है। तो रोग में रिकेट्स हो गया, बालकों में होता है। इसके अलावा एक और रोग होता है ओस्टियोमलेशिया रोग में हड्डियां क्या हो जाती हैं? कोमल हो जाती हैं, उनमें मुड़ाव आ जाते हैं, बैंड आ जाते हैं। एक होता है दोस्तों इसकी कमी से
ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। और ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब छिद्र होना, हमारी हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारा का सारा जो मामला है ये किसके बारे में हो गया, विटामिन डी के बारे में हो गया। तो प्रश्न, बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? आर्यन, ये झड़ते हैं विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, आगे बात करेंगे, सब आएंगे, सारे के सारे विटामिन जो है वो प्रश्नों में समाहित हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं सारा आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा और बचता ही क्या है इसमें। और लीजिए अगला प्रश्न, और एक आखिरी प्रश्न के रूप में, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न में अगर नहीं शब्द दिया गया है तो इसको अंडरलाइन करना ना भूलें। सबसे पहले अंडरलाइन किया, ठीक है, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करके हमने देख लिया कि नहीं वाला पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। विटामिन बी प्रति अरक्तता कारक, प्रति अरक्तता का मतलब हो गया एंटी एनीमिया। एंटी एनीमिया का मतलब हो गया कि जिसके होने से एनीमिया नहीं होगा। अगला है विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से रक्त निकलता है, हम जानते हैं, तो ये सही सुमेलित है। विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक नहीं, विटामिन डी तो हड्डियों के रोग से संबंधित है और बंध्यता जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ई। कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन ई, यानी कि टोकोफेरोल नामक विटामिन, विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, बिल्कुल, विटामिन के अगर होगा तो ये प्रति रक्तस्रावी है, यानी कि ब्लीडिंग को ज्यादा नहीं होने देगा, तो ये भी सही सुमेलित है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक है, ये भी सही सुमेलित है। विटामिन बी प्रति अरक्तता कारक, अगर विटामिन बी होगा तो रक्त की कमी नहीं होगी, ये भी सही सुमेलित है। ये कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर होता हमारा विटामिन ई। क्या होता? विटामिन ई। और जब विटामिन ई होता तब हम इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं बंध्यता रोधी, यानी कि मैं इसके बारे में लिख ही देता हूं यहां पर। तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछे तो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। और इसकी कमी के रोगों की जब बात करते हैं, कमी के रोगों की हम बात करते हैं, तो कमी के रोग में आती है नपुंसकता। नपुंसकता, नपुंसकता कह दो, आप इसको स्टरलिटी कह दो, स्टरलिटी कह दो, एक ही बात है। आप इसको बंध्यता कह दो, क्या कह दो? बंध्यता कह दो। इसी को हम बांझपन भी कहते हैं, बांझपन कह दो। इन सभी के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन ई जिम्मेदार है। और इसी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अभी पूछा किसी बालक ने, तो ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? सुंदरता का विटामिन कहते हैं। इसका जो उपयोग है, यूज है, वो कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, यानी सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है, इन सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में विटामिन ई का ही उपयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। और इसके स्रोत हम देखें तो इसका स्रोत है, चिंता मत करो, स्रोत बता देता हूं, अंकुरित अनाज। क्या है? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जो होते हैं, अनाज को भिगो दें फिर उनमें अंकुरण हो जाए, उनके अंदर विटामिन ई जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात क्लियर हो गई? यस। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। और आप लोगों को बता दूं कि रोजाना लगातार इसी तरह से शानदार और अभूतपूर्व तैयारी करने के लिए और इस बार सीईटी को पहले ही चांस में क्रैक करने के लिए आप इस कौटिल्य परिवार से, आपके अपने परिवार से लगातार जुड़ सकते हैं। जो बैच आपका एमसीक्यूज का जो बैच है यूट्यूब पर, इसके विषय में समय सारणी आप लोगों को बता दी है मैंने। और इवनिंग में भी आपकी क्लास होने वाली है। रोजाना इसी तरीके से शानदार मैटर आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।